नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, जैसा कि हमने बाल्यावस्था का पहला पार्ट देख लिया, अब बाल्यावस्था का हम दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं आज, जिसमें हम विकास के विभिन्न पहलू जैसे कि शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास किस प्रकार होते हैं ना। तो देखिए, हम देखेंगे मित्रों बाल्यावस्था में शारीरिक विकास इस दूसरे पार्ट में, है ना। सबसे पहले हम विकास के पहलुओं में देखेंगे मित्रों बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी शरीर का विकास, ठीक है। शरीर के विकास में देखिए सबसे पहले हम देखेंगे मित्रों लंबाई। क्या देखेंगे? लंबाई देखेंगे, ठीक है। लंबाई क्या है? बाल्यावस्था में लंबाई की गति शेष अवस्था से धीमी होती है। ये लीजिए कि बाल्यावस्था में जो लंबाई होती है ना, तो लंबाई की गति यानी लंबाई बढ़ने की जो गति है वो शेष अवस्था से धीमी होती है। कहने का मतलब क्रम कैसे चलता है लंबाई व वजन में, है ना, कि शेष अवस्था में तीव्र चलता है, सबसे पहले तीव्र, फिर बाल्यावस्था में मंद चलता है यानी धीमी होती है, ठीक है। और वापस जब किशोर अवस्था लगभग आती है तब तीव्र होते हैं शारीरिक परिवर्तन, तीव्र मंद तीव्र, और वापस मंद चलता है प्रौढ़ावस्था में ना। ये होता है क्रम, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि शेषावस्था से धीमी होती है, मतलब शेषावस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है, इसका मतलब तो बाल्यावस्था में वो क्या हो जाती है, उसकी तुलना में थोड़ी कम हो जाती है, धीमी हो जाती है ना। लगभग 10 से 12 वर्ष में लंबाई 55 इंच होती है। 10 से 12 वर्ष यानी कि जो बाल्यावस्था का एंड आता है, बाल्यावस्था समाप्ति पर 55 इंच लंबाई औसतन होती है, ठीक है। आगे देखते हैं भार। ये तो लंबाई थी मित्रों, अब भार देखते हैं। भार क्या है देखिए, यानी कि वजन, ठीक है। बाल्यावस्था में भार में तीव्र वृद्धि होती है, देखिए वजन में तीव्र वृद्धि होगी यहाँ पे, है ना, तीव्र वृद्धि होगी। जैसे देखिए 6 वर्ष में 16 किलो भार होता है बच्चों का, बालकों का 6 वर्ष की अवस्था में 16 किलो होता है ना। 4 साल बाद यानी कि 10 वर्ष का होने पे वजन 7 किलो और बढ़ जाता है, 23 किलो भार हो जाता है। और बाल्यावस्था जब समाप्त हो जाती है यानी कि 12 वर्ष में, तो हो जाता है कितना, 30 किलो भार हो जाता है ना। ये कहने का मतलब क्या है, ये मेन है, 6 वर्ष में भार कितना, 10 वर्ष में कितना, 12 में कितना, ये याद रखना, ठीक है। यही पूछ सकते हैं अगर भार पूछे तो, और वैसे पूछने का कोई अभी तक तो देखो पूछा नहीं है तो बहुत कम चांस है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे बाल्यावस्था में वजन कैसे बढ़ता है। आगे चलते हैं मित्रों, आगे आ जाती है हड्डियाँ, है ना। क्या आ जाती है? हड्डियाँ, या जिन्हें कहूँ अस्थियाँ। हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है ना। मित्रों देखिए 270 ये किस में होती है? ये होती है मित्रों शेष अवस्था में, यानी नवजात शिशु की हड्डियाँ होती है 270, और ये बढ़ जाती है इस अवस्था में, और बढ़कर कितनी हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 350 बाल्यावस्था में हो जाती है। और बाद में किशोर अवस्था या परिपक्व अवस्था में ये क्या हो जाती है, घट जाती है, और कितनी हो जाती है बाद में, 206 रह जाती है सिर्फ, है ना। आगे देखते हैं हड्डियां पड़ने के बाद दांत, है ना, यानी कि दांतों का विकास किस प्रकार होता है बाल्यावस्था में। देखिए हमने जब शेषावस्था में दांतों का विकास देखा तो हमने पढ़ा था कि दूध के दांत होते हैं ना, दूध के दांत मतलब जो गिरते हैं और उनकी जगह वापस आते हैं, उन्हें कहते हैं स्थायी दांत। तो लिखा है दूध के दांत गिरकर स्थायी दांतों का इस अवस्था में निर्माण होने लगता है। स्थायी दांत यानी कि जो बाद में नियमित रूप से रहते हैं स्थायी दांत, और जो टूटते हैं उनको बोलते हैं दूध के दांत या फिर अस्थायी दांत, है ना। 11 से 12 वर्ष जब बाल्यावस्था समाप्त हो जाती है तो जो स्थायी दांत है ना, इन स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, 27 से 28 होती है, याद रखना, है ना। और टोटल कहते हैं ना कि तेरे 32 ही तोड़ दूंगा, 32 ही मतलब टोटल 32 दांत होते हैं। हर व्यक्ति के 32 हो जरूर नहीं, क्यों जरूर नहीं, लेकिन हर व्यक्ति के लगभग 27 से 28 होते हैं। अब देखिए ये चार कौन से दांत है, तो बता दो आपको, इन चार दांतों को मित्रों बौद्धिक दांत कहा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्धिक दांतों की संख्या, बौद्धिक दांतों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ये हर व्यक्ति में नहीं आते हैं, यानी कि बुद्धि के दांत है, इसका मतलब ये उत्पन्न होते हैं किशोर अवस्था में, जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा इनके बारे में। और तो ये था दांतों का विकास। आगे पढ़ते हैं मित्रों मांसपेशियां। क्या पढ़ते हैं? मांसपेशियां। देखिए मांसपेशियों के बारे में देख लेते हैं मित्रों ना, मांसपेशियों का विकास किस प्रकार होता है। देखिए शेष अवस्था में मुलायम और शक्तिहीन मांसपेशियां इस अवस्था में कठोर व मजबूत हो जाती है। देखिए शेष अवस्था में मतलब जन्म के समय बालक की जो मांसपेशियां मुलायम रहती है, शक्तिहीन कमजोर रहती है, और इस अवस्था में आकर वो कठोर व मजबूत होने लगती है ना। इनका विकास है ना, मांसपेशियों का विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, एक तो पौष्टिक भोजन में ना, संतुलित भोजन करेगा तो मांसपेशियों का विकास होगा, खेल कूद से भी मांसपेशियों में वृद्धि विकास होता है, और व्यायाम पर भी ये निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखिए 12 वर्ष की अवस्था तक, बस ये जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, बस वही याद रखना। मैंने ये तो नहीं बताया 8 वर्ष में इतना होती है ना, 10 वर्ष में इतना होती है, नहीं बताया। जो मोस्ट है, जिनके आसार है कि भाई हाँ
कल को पश्चाताप नहीं रहे कि ये प्रश्न आ गया, ये छूट गया ना। तो 12 वर्ष की अवस्था तक जितना शरीर का वजन है उसका कुल 33% मांसपेशियों का वजन रहता है मित्रों। ये थी मांसपेशियां, और ये हमने पढ़ लिया है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। अब पढ़ेंगे मित्रों बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। देखिए बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, देखिए मित्रों संवेगों का विकास। इस अवस्था में बालक बड़ों के संपर्क में आकर संवेगों की अभिव्यक्ति करना सीखता है। देखिए जब हमने शेष अवस्था पढ़ी मित्रों, ठीक है, शेष अवस्था में संवेग जो भी होते हैं हमने पढ़ा, केवल एक उत्तेजना मुख्य रूप से संवेग होती है। ब्रिजेफ ने बताया 2 वर्ष तक बालक में 4 संवेग विकसित हो जाते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा। लेकिन देखिए शेष अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से व्यापक तौर पर, है ना, वो व्यक्त नहीं कर पाता शिशु संवेगों को। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है कि इस अवस्था में यानी बाल्यावस्था में बालक बड़ों के संपर्क में आकर, वयस्कों के संपर्क में आकर बड़ों से सीख कर संवेगों की अभिव्यक्ति करना सीखता है, यानी कि वो संवेगों को प्रकट करने लगता है ना। आगे देख लीजिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति प्रकट होती है, यानी कि शेष अवस्था में वो पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता, इशारों में ही बताता है ना। जैसे कि भूख लगी तो किसी चीज़ को खाने लगेगा, यहाँ तो संवेगों की अभिव्यक्ति प्रकट रूप में होती है, व्यक्त हो जाती है ना। और एक और इम्पैक्ट आपको इम्पोर्टेंट वेरी फैक्ट है कि बालिकाओं में बालकों की अपेक्षाकृत ज़्यादा ईर्ष्या होती है, यानी कि लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा इस अवस्था में ज़्यादा ईर्ष्या का भाव पाया जाता है, ये बस याद रखना, ठीक है। ये था संवेगात्मक विकास। शारीरिक विकास पढ़ लिया, संवेगात्मक विकास पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं मित्रों बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास किस प्रकार होता है। देखिए बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास यानी कि बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है बाल्यावस्था, ठीक है। तो देखिए बौद्धिक विकास कहूँ या इसे ही मैं मानसिक विकास कहूँगा, ठीक है। बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, या इसे कहूँगा मैं कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक डेवलपमेंट विकास, ठीक है, यानी कि मानसिक पटल का विकास होना, मस्तिष्क का। तो इस अवस्था में सूक्ष्म व तर्कपूर्ण चिंतन प्रारंभ हो जाता है। सूक्ष्म चिंतन, है ना, क्यों? क्योंकि 0 से 5 तक कोई चिंतन नहीं रहता ना। 6 से जब बालक शुरू होता है, बाल्यावस्था 6 से शुरू होती है, तो 6वें वर्ष में सूक्ष्म चिंतन यानी कि थोड़ा थोड़ा चिंतन करने लगता है। जो भी चिंतन होगा वो किस प्रकार का होगा, तो जब हमने पहला पार्ट इसका पढ़ा तब पढ़ लिया, वो चिंतन होगा मूर्त चिंतन। इस अवस्था में जब प्रारंभ में यानी कि 6 से 8 में या 6 से 9 की अवस्था में देखूं तो मूर्त चिंतन होता है। लेकिन जो 9 से 12 का स्टेप है यानी कि जाते जाते बाल्यावस्था जब खत्म होती है 11 से 12 की अवस्था में बालक फिर अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया में भी आ जाता है, ये याद रखना। और क्या लिखा है, बालक अवलोकन में भी रुचि लेती है। ध्यान मतलब कहने का अवलोकन क्या होता है कि मतलब सूक्ष्म रूप से देखना, है ना, अच्छी तरह से किसी चीज़ को देखना, निरीक्षण करना, वो अवलोकन में रुचि लेता है और तर्कपूर्ण चिंतन करता है। तार्किक चिंतन इस अवस्था में करने लगता है, आपको पता है। आगे देखिए आगे क्या लिखा है, बाल्यावस्था के अंतिम वर्षों में कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था के अंतिम वर्ष कौन से, अभी मैंने ऊपर बताया 11 से 12 वर्ष में एक तो बालक की कल्पना शक्ति का विकास होगा और दूसरा होगा अमूर्त चिंतन का विकास होगा। 11 से 12 में कल्पना शक्ति भी विकसित होती है और अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि 12 के बाद जब किशोरावस्था आती है तो वो अमूर्त चिंतन की ही अवस्था कहलाती है। आगे देख लीजिए, आगे अच्छा है भाई, क्या है देखिए, हम इसको तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, एक एक वर्ष में जो तुलना होगी उस आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हर स्टेप पे पढ़ेंगे एक एक अवस्था का, एक एक साल का। देखिए जब 6 वर्ष का बालक रहता है तो उसमें देखिए किस प्रकार की मानसिक विकास, बौद्धिक विकास होता है ना। तो देखिए उसे दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है, पहली चीज़ कि दायां किसे कहते हैं, बायां किसे कहते हैं, ये 6 वर्ष में वो जान जाता है, ठीक है। एवं 10 से अधिक वस्तुओं को गिनने की क्षमता, 10 से अधिक कहने का मतलब लगभग 14-15, ज़्यादा देखिए ज़्यादातर मतलब 14-15 तक मान लीजिए ना, 15 तक, 10 से अधिक मतलब 20 नहीं, 13-14 या 15 वस्तुओं को गिनने की क्षमता वो बालक 6 वर्ष में रखने लगता है, ठीक है। 7वें वर्ष की बात करूँ मित्रों तो लिखा है 2 वस्तुओं के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होना। 2 वस्तुओं के बीच भेद क्या है, उस भेद को समझना, तुलना करना, अंतर करना सीख जाता है 7वें वर्ष तक बालक, है ना। 8वें वर्ष की बात करूँ मित्रों तो लिखा है 6-7 शब्दों के वाक्यों को दोहराने की क्षमता। 6 से 7 शब्दों के वाक्यों को दोहराने की, बार बार उनको दोहराने की कह रहा हूँ मैं, ठीक है। 6-7 शब्द बोलने के नहीं, उन वाक्यों को बार बार दोहराने की क्षमता 8 वर्ष का बालक कर लेता है मित्रों, है ना। 9 वर्ष की बात करूँ तो 9वें वर्ष में देखिए एक तो दिन, जो साप्ताहिक दिन होते हैं वो, महीने, दिनांक, समय और सिक्कों, संख्याओं, इनके बारे में बालक जानकारी रखने लगता है। कब मित्रों? 9वें वर्ष में, ना। 9 वर्ष का बालक इन सब के बारे में जानकारी रखने लगता है। आगे लिखा है 10 से 12 वर्ष।
देखिए मित्रों, 10 से जो 12 वर्ष होते हैं, है ना, इस स्टेप में क्या करता है बालक, समानता, किन्हीं दो चीज़ों में या दो से ज़्यादा चीज़ों में समानता क्या है, भिन्नता, उनमें अंतर क्या है, इसके अलावा कारण बताना, उनमें कारण क्या है, और नर क्या होता है, नारी क्या होता है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भेद की क्षमता भी इस स्टेप में बालक अच्छी तरह समझने लगता है। क्यों? क्योंकि ये मूर्त चिंतन से फिर अमूर्त चिंतन तक की अवस्था की बात आ जाती है, तो फिर वो ऐसी जो क्षमताएं हैं वो सीखने लगता है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। देखिए, अब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास देखते हैं दोस्तों। ऊपर हमने शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और बौद्धिक विकास देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे हम बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, यानी कि इस उम्र में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। देखिए, शिशु की अपेक्षा मतलब शिशु कौन सी अवस्था में पढ़ रहे थे, शेष अवस्था में। शेष अवस्था में हमने पढ़ा कि शिशु क्या होता है, आत्मकेंद्रित होता है, और उसका जो व्यवहार है, जो व्यक्तित्व है, वो कैसा होता है मित्रों, अंतर्मुखी होता है, यही देखा था हमने। लेकिन बाल्यावस्था में कैसे होता है, बहिर्मुखी होता है। ये प्रश्न हमने देख लिया था पहले पार्ट में। तो यहाँ लिखा है कि इस अवस्था में बालक क्या होता है, पर केंद्रित यानी दूसरों पर केंद्रित रहता है। परार्थी यानी कि दूसरों के अर्थ में सोचने वाला, और शांत होता है, यानी कि कहने का मतलब ये बहिर्मुखी के लक्षण है ना। बाल्यावस्था में मित्रों ये बहिर्मुखी के लक्षण है ना, अंतर्मुखता के नहीं है, ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लक्षण है कि दूसरों से बात करना, दूसरों बच्चों के साथ खेलना, दूसरों के हित में सोचना ना, ये सारी चीज़ें बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में स्पष्ट होती है। आगे देखिए, आगे क्या है मित्रों, आगे है 10 वर्ष की अवस्था में लैंगिक भेद का बोध स्पष्ट हो जाता है। देखिए 10 वर्ष की अवस्था इसमें आती है ना, तो 10 वर्ष की अवस्था में लैंगिक भेद क्या होता है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, बालक बालिका क्या चीज़ है, क्या इनके कर्तव्य है, इनमें क्यों भेद है, ये सारी चीज़ें इनका बोध है स्पष्ट रूप से हो जाता है बाल्यावस्था के बालकों को। आगे लिखा 10 वर्ष की उम्र में, ये वेरी फैक्ट है दोनों ना, 10 वर्ष की उम्र में बालक क्या करते हैं, समलिंगी बालकों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यानी समान लिंग जो बालक है, जैसे बालक बालकों के साथ और बालिकाएं बालिका के साथ ही खेलना इसमें पसंद करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा नहीं है कि जैसे कि लड़का लड़की के साथ खेल ले, लड़की लड़के के साथ खेले, ऐसा नहीं है ना। वो विषम लिंगी जो आकर्षण होता है वो किस अवस्था में होगा, यहाँ पूछा है मित्रों समलिंगी, क्या पूछा है, समलिंगी आकर्षण, है ना। तो ये समलिंगी आकर्षण किस में होता है मित्रों, ये होता है बाल्यावस्था में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है, आगे लिखा है इसमें कि सामाजिक सम्मान एवं आत्म गौरव की प्रवृत्ति बालक में तीव्र होती है ना। देखिए सामाजिक सम्मान एक तो ठीक है, यानी कि समाज में खुद का सम्मान और खुद के आत्म गौरव की रक्षा, ये प्रवृत्ति ये बालक में इस उम्र में तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि वो बहिर्मुखी प्रकार का हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, आगे एक परिभाषा आ रही है मित्रों, आगे एक परिभाषा आ रखी है, और ये परिभाषा क्या है देखिए, ये परिभाषा दी किसने, नन महोदय ने दी, नन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने दी थी कि बालक संसार को सीपी समझता है। अगर ये परिभाषा आ जाए तो आपको नन महोदय करना है वहाँ पे ना। बालक संसार को सीपी समझता है जिसमें वह मोती की तरह रहता है और उसे खोलने के लिए दूसरों की सहायता चाहता है और उनके मुख की ओर देखता रहता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई परिभाषा, ठीक है। अब ये इसीलिए देखिए आपसे छूट ना जाए, है ना, आपकी कोई बुक में पढ़े आप वहाँ पे अगर नहीं मिले तो यहाँ से आपको ये सारी परिभाषाएं मिल जाएगी। मेरी ये कोशिश है हर संभव कि जितनी भी परिभाषाएं हैं ना, 2-4 बुकों से उठा के वो सारी परिभाषाएं आपको मैंने यहाँ पे बता दी है, शेषावस्था और बाल्यावस्था से समझ। इसी प्रकार हम सारी परिभाषाएं देख लेंगे साइकोलॉजी में ना। तो ये लिखा है कि बालक संसार को सीपी समझता है जिसमें वह मोती की तरह रहता है और उसे खोलने के लिए हमेशा दूसरों की सहायता चाहता है, यानी कि सामूहिक प्रवृत्ति या फिर दूसरों का साथ चाहता है और उनके मुख की ओर देखता रहता है। यह नन महोदय ने परिभाषा दी थी। आगे देखते हैं, ये तो था सामाजिक विकास, क्या था मित्रों, सामाजिक विकास, है ना। अब देखेंगे हम बाल्यावस्था में नैतिक विकास, ठीक है। देखते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक, बौद्धिक विकास देख लिया। अब बाल्यावस्था में हम नैतिक विकास देखेंगे कि बाल्यावस्था में नैतिकता का किस प्रकार विकास होता है। तो देखिए बाल्यावस्था में आपको पता है बालक किस नीति को अपनाता है, समूह की नीति को अपनाता है, यानी कि सामूहिक प्रवृत्ति को अपनाता है, समूह में खेलना पसंद करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे बालक के व्यवहार में क्या आते हैं, सहयोग, विनम्रता और सद्भाव की प्रवृत्ति का विकास होता है, ये चीज़ आती है। देखिए समूह में, यानी कि समूह में भी कौन से, समलिंगी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जो समलिंगी है उनके प्रति आकर्षण बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है ना। यानी कि समान लिंग के, जैसे बालक बालकों के साथ ही खेलेगा, लड़कियां लड़कियों में खेलने में रुचि लेगी, है ना। तो ये क्या है, समूह की नीति को अपना तो आपको पता है। तो उसमें क्या होता है, साथ खेलने से सहयोग,
एक दूसरे के विचारों का सम्मान, विनम्रता, सद्भाव, इन प्रवृत्तियों का विकास होता है, ये नैतिक विकास है। ठीक है। और इस अवस्था में बालक क्या करता है, अच्छे बुरे का भेद भी समझने लगता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना, नैतिकता क्या होती है, इन सब के बारे में 10 से जो 12 वर्ष का बालक होता है वो आराम से समझने लगता है। ठीक है, ये था बालक में नैतिक विकास। अब देखेंगे मित्रों बालक में क्रियात्मक विकास। क्या देखेंगे मित्रों, बालक में क्रियात्मक विकास, यानी कि जिसे गत्यात्मक या कह दूं मैं गामक विकास किस प्रकार होता है ना, गामक भी कह सकते हैं, गत्यात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए बाल्यावस्था में बालक अधिक निडर एवं साहसी होता है और उसे गिरने व चोट लगने का भय नहीं होता। इस कारण वह अधिकाधिक क्रियात्मक कौशलों को सीखता है। देखिए बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक अधिक निडर होता है, यानी कि डरता नहीं है। इसका मेन कारण यह है कि वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलता है ना, पड़ोस के बच्चों के साथ, गली मोहल्लों के बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलता है। बाहर निकल गया है, बहिर्मुखी होता तो बहिर्मुखी वैसे निडर होता है ना, और साहसी होता है, ये बहिर्मुखी के लक्षण है। और उसे गिरने में चोट लगने का भय नहीं होता, इस कारण वे क्या करता है, अधिकाधिक क्रियात्मक कौशलों को सीखता है मित्रों ना, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने को सीखता है, प्रेरित होता है, उनमें रुचि लेता है। क्यों? क्योंकि उसे डर नहीं है किसी प्रकार का सीखने में, है ना। अब जैसे देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो साइकिल चलाने में से सोचते हैं अरे मैं गिर जाऊंगा, मेरे लगेगी ना, वो अंतर्मुखी होते हैं। ये बहिर्मुखी, भाई पहले बता दिया कि बाल्यावस्था में बच्चे कैसे हैं मित्रों, बहिर्मुखी है। कैसे हैं, बहिर्मुखी है। जब बहिर्मुखी बालक है तो वो क्यों डरेंगे, और जब नहीं डरेंगे तो वो साइकिल चलाना सीखेंगे, वस्त्र पहनना, कैंची से काट कर विभिन्न आकृतियां बनाना ना, कैंची से कागज को काट कर विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, और नृत्य, स्केटिंग, डांसिंग वगैरह ये भी सीखते हैं ना। तो ये मित्रों आपकी बाल्यावस्था का पार्ट 2 था जो पूरा हो चुका है। हमने विकास के विभिन्न पहलू इसमें देख लिए, है ना, जिसमें शारीरिक विकास देख लिया, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक, क्रियात्मक, ये सारे विकास हमने विकास के विभिन्न पहलू इस बाल्यावस्था में पार्ट 2 में हमने देख लिए मित्रों। अब आएगा पार्ट 3 जिसमें बाल्यावस्था का जो पार्ट 1 है और प्लस में 2 है, इन दोनों का मिश्रण होगा, और उसमें इन टॉपिकों से वेरी इंपॉर्टेंट, इन 2 पार्ट से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और साथ में इनके अलावा जो भी प्रश्न छूट गए अदर बुकों में आ रखे हैं वो सारे उसमें 20 या 30 जितने प्रश्न बनेंगे बाल्यावस्था के वो पार्ट 3 में आ जाएंगे, बाल्यावस्था के प्रश्न टॉपिक पे। ठीक है। तो मित्रों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।